हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 पेपर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब देखो, हमने डेली लाइफ में हमें तीन मैटर्स के बारे में पता है। थ्री टाइप्स के मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में फ़र्क क्या है? देखो, हमें पता है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, कोई भी अगर हम सब्सटेंस देखेंगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, ठीक है ना? कोई भी अगर हम मैटर देखेंगे, कोई भी सब्सटेंस अगर देखेंगे, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना हुआ रहेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ रहेगा। सॉलिड में क्या होता है कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में का, वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है? लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड के कंपेयर में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस है, वो थोड़ा-सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर हम गैस को कंसीडर करेंगे, तो लिक्विड के कंपेयर में गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बहुत एकदम नज़दीक, नज़दीक, नज़दीक रहेंगे। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो थोड़ा-सा दूर-दूर रहेंगे। और लिक्विड के कंपेयर में गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, ठीक है? सॉलिड देखेंगे हम कोई भी, तो उसका कोई ना कोई फिक्स्ड शेप होता है। कोई भी शेप का हो सकता है वो। पेन है, पेंसिल है, रबर है, कोई जो है तो अगर हम देखेंगे कंपास है ना? तो ये सबका क्या होता है, ये सब क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड या गैस देखेंगे तो उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अगर हम कोई वेसल या कंटेनर में गैस फिल करेंगे या लिक्विड फिल करेंगे, तो वो क्या करता है, लिक्विड या गैस कंटेनर या वेसल का ही क्या करता है, शेप को एक्वायर कर लेता है। इसका मतलब ये सॉलिड का कभी भी फिक्स्ड शेप होता है लिक्विड और गैस के कंपेयर में। अगर हम सॉलिड को देखेंगे तो सॉलिड के ऊपर अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएँगे, तो कोई भी सॉलिड वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है, रेज़िस्ट करता है। या और बता सकते हैं हम, वहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पंज लेंगे, स्पंज के ऊपर अगर हमने एक फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद जैसे हम फोर्स को हटाएँगे, स्पंज फिर से उसकी शेप को क्या करता है, रीगेन करता है। स्पंज है, स्पंज के ऊपर फोर्स लगाएँगे, फोर्स लगाने के बाद स्पंज का जो शेप है, ठीक है? सपोज़ करो यहाँ पे ये स्पंज है हमारा कोई भी, ठीक है? स्पंज का बॉल है, इसके ऊपर क्या किया हमने, एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया। कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका शेप और साइज़ चेंज होगा, मतलब वहाँ पे डिफ़ॉर्मेशन होगा, ठीक है? कॉम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर से फ़ोर्स हटा देते हैं, फ़ोर्स हटाने के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो स्पंज बॉल उसकी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाता है। तो जो फ़ोर्स उसको ओरिजिनल शेप और साइज़ में लाती है, उसी को बोलते हैं हम रीस्टोरिंग फ़ोर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड के ऊपर अगर हम फ़ोर्स लगाएँगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहेगा, रेज़िस्टेंस रहेगा। ठीक है? या हम बोल सकते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहेगा, रीस्टोरिंग फ़ोर्स रहेगा। लेकिन लिक्विड या गैस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड या गैस के ऊपर अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे, तो एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाने के बाद लिक्विड या गैस क्या हो जाता है, उसका शेप परमानेंटली चेंज होता है। जो भी डायरेक्शन में हम फ़ोर्स लगाते हैं, लिक्विड या गैस क्या करता है, उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लिक्विड या गैस कोई भी डिफ़ॉर्मेशन को अपोज़ नहीं करता है। या वहाँ पे कोई भी रीस्टोरिंग फ़ोर्स नहीं होती है। जैसे ही हम वहाँ पे एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे, तो लिक्विड या गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो क्या करती है, जो डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फ़ोर्स लगा रहे हैं, वही डायरेक्शन में वो मूव हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड की डेफिनिशन है हमारे पास, अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड एज़ फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे हम लिक्विड कंसीडर करेंगे या गैस कंसीडर करेंगे, तो उसके ऊपर कोई भी अगर हमने एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाए, तो एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाने के बाद हमारा गैस या लिक्विड क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ना? उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड। मतलब फ्लूइड हम 2 सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लूइड किसको-किसको बोलेंगे हम, लिक्विड या गैस को, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखेंगे हम, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? क्या देखना है अब हमें? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड।
फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती है, हमें ये देखना है। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे फ्लूइड के क्या-क्या है, तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे डू नॉट अपोज़ द डिफॉर्मेशन, ठीक है? डू नॉट अपोज़ द डिफॉर्मेशन। डिफ़ॉर्मेशन किसको बोलते हैं? अभी हमने बताया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी सपोज़ करो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जैसे ही फ़ोर्स लगाएँगे, एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे, तो एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाने के बाद इसका शेप और साइज़ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने कंसीडर किए थे कि स्पंज बॉल है, स्पंज बॉल के ऊपर क्या करेंगे हम? एक फ़ोर्स लगाएँगे। वो फ़ोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, शेप और साइज़ चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस के ऊपर जब हम फ़ोर्स लगाते हैं फ़ोर्स लगाने के बाद अगर उसका शेप, साइज़ चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डिफ़ॉर्मेशन। यहाँ पे फ्लूइड क्या रहता है? दे डू नॉट अपोज़ द डिफ़ॉर्मेशन मतलब ये कि फ्लूइड के ऊपर जैसे ही हम एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे, तो वहाँ पे कोई भी रेज़िस्टेंस नहीं होता है। जैसे ही हमने फ़ोर्स लगाए, तो फ़ोर्स के डायरेक्शन में मूव हो जाना स्टार्ट हो जाता है वो। मतलब ये कि वहाँ पे क्या होता है? डिफ़ॉर्मेशन होता है। Fluid do not oppose the deformation, they permanently deform। ये परमानेंटली डिफ़ॉर्म होने का इसका मतलब क्या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक स्पंज कंसीडर करो, फ़ोर्स लगाया हमने, फ़ोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है? कंप्रेस हो जाएगा और उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम फ़ोर्स हटा देंगे, तो फ़ोर्स हटाने के बाद स्पंज बॉल क्या हो जाता है हमारा, शेप साइज़ को रीगेन कर लेता है, ठीक है? मतलब ये कि वहाँ पे परमानेंटली डिफ़ॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ही फ़ोर्स हटा दिए, फ़ोर्स हटाने के बाद वहाँ पे शेप और साइज़ ओरिजिनल वापस से रीगेन कर लेता है वो। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड के अंदर जब हम फ़ोर्स लगाएँगे तो वहाँ पे डिफ़ॉर्मेशन होगा, लेकिन वो डिफ़ॉर्मेशन कैसा होता है? परमानेंटली डिफ़ॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखेंगे पहले हम एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी वहाँ पे हम एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे, तो एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाने के बाद कोई भी फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना? उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जब कभी भी हम कोई भी लिक्विड को कोई भी सेल या कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है? तो द कंटेनर में कोई भी फ्लूइड को जब हम डालेंगे, लिक्विड या रहो या गैस रहो, तो वो क्या करता है, तो वही कंटेनर या वेसल का शेप गेन कर लेता है, ठीक है ना? तो दे दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ये है हमारे पास 3 पॉइंट किसके फ्लूइड के वास्ते, लेकिन ये फ्लूइड कौन-सा कंसीडर करेंगे हम? रियल फ्लूइड, ठीक है? लेकिन ये चैप्टर में फ्लूइड की स्टडी करने के लिए यहाँ पे हम कुछ असम्पशन्स कंसीडर करेंगे। और वो अज़म्पशन्स कंसीडर करने के बाद जो हम फ्लूइड कंसीडर करने वाले हैं, वो फ्लूइड को बोलेंगे हम आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हम फ्लूइड कंसीडर करने ये वाले हैं, ये चैप्टर में जो फ्लूइड की हम स्टडी करेंगे, वो फ्लूइड को बोलेंगे हम आइडियल फ्लूइड, ठीक है? और आइडियल आइडियल फ्लूइड के लिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं, वो पॉइंट क्या है देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड अगर कंसीडर करेंगे हम, सपोज़ करो एक कंटेनर ले लिया हमने या वेसल ले लिया और वेसल के हमने ऊपर क्या कर दिया यहाँ पे कोई फ्लूइड ले ली, ठीक है? उसके ऊपर हम जब कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो कॉम्प्रेस नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हमें मालूम है अगर हम गैस कंसीडर करेंगे, गैस उसके ऊपर हम प्रेशर लगाती है तो गैस क्या हो जाती है कॉम्प्रेस हो जाती है। तो उसको हम आइडियल कंसीडर नहीं करेंगे। आइडियल सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको बोलेंगे हम? वो इनकम्प्रेसिबल रहना मतलब उसके ऊपर जब हम प्रेशर लगाएँगे या एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे तो उसका शेप, साइज़ चेंज नहीं होगा या वो कॉम्प्रेस नहीं होंगे, ठीक है? इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड कैसा रहेगा? इनकम्प्रेसिबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स फ्लो इज़ इर्रोटेशनल, इट्स फ्लो इज़ इर्रोटेशनल। इसका मतलब ये इर्रोटेशनल मतलब क्या है कि कोई भी फ्लूइड जब यहाँ पे फ्लो होगा, वहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं होगा, वो स्मूथ फ्लो होगा, है ना? रोटेशन नहीं आएगा, ऐसा फ्लूइड जो है तो वहाँ पे घूमेगा नहीं, ठीक है? वो स्मूथ फ्लो होगा एकदम, उसी को बोलेंगे हम इर्रोटेशनल
तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, इट्स फ्लो इज़ रोटेशनल, मतलब क्या है कि फ्लूइड क्या रहेगा यहाँ पे, स्मूथ फ्लो होगा, वहाँ पे कोई भी टर्बुलेंस नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब किसको बोलेंगे हम, कि वहाँ पे कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं रहेगा। देखो कोई भी अगर हम फ्लूइड कंसीडर करेंगे, तो फ्लूइड को हम लेयर्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है? लेयर्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो फ्लूइड जब फ्लो होता है हमारा, कोई भी जो लेयर्स रहेंगे, वो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है? अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा है, नॉन विस्कस है। थर्ड पॉइंट क्या है उसका, इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब ये है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं रहेगा। और इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब वो नॉन विस्कस है, मतलब वहाँ पे कोई भी विस्कोसिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 हमारे पास, इट्स फ्लो इज़ स्टेडी। मतलब यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो कैसा रहेगा, स्टेडी रहेगा। फ्लो स्टेडी रहेगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी देखेंगे या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये पॉइंट के ऊपर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेंगी, ये पॉइंट के ऊपर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेंगी, ये पॉइंट के ऊपर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेंगी। हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। वेलोसिटी अगर हर एक पॉइंट की सेम है, इसका मतलब ये है कि वो जो फ्लो रहेगा, वो फ्लो को क्या बोलेंगे हम? स्टेडी फ्लो। तो यहाँ पे 4 असम्पशन्स हमने कंसीडर किए हुए आइडियल फ्लूइड के लिए। वो इनकम्प्रेसिबल रहेगा, उसके ऊपर फ़ोर्स एक्सर्ट करेंगे या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो कॉम्प्रेस नहीं होगा। दूसरा ये है कि इट इज़ इर्रोटेशनल, मतलब ये है कि जब वहाँ पे फ्लो होगा, तो वहाँ पे कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं रहेगा, वो फ्लो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा एकदम, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने बताए थे ये रोटेशनल हो रहा, यहाँ पे रोटेशन नहीं रहेगा, फ्लो कैसा रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा। थर्ड क्या बताया हमने, इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस ये है कि मतलब ये है कि कोई भी लेयर्स हम कंसीडर करेंगे, तो वो लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन नहीं रहेगा। मतलब वो कैसा रहेगा, नॉन विस्कस है, मतलब उसकी विस्कोसिटी कितनी रहेगी, 0। इट्स फ्लो इज़ स्टेडी। फ्लो स्टेडी है कब बोलेंगे हम, कोई भी पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी मालूम करेंगे, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही रहेंगी। अगर वेलोसिटी हर एक पॉइंट की सेम है, तो वहाँ पे बोलेंगे हम फ्लो कैसा है, वो स्टेडी फ्लो है। यहाँ से आगे जो हम देखने वाले हैं टॉपिक्स, वहाँ पे हम फ्लूइड मोशन में स्टडी नहीं करेंगे। फ्लूइड रहेगा हमारा रेस्ट में, और उसके बाद हम टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोडायनामिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखने वाले हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स किसको बोलेंगे? देखो उसकी डेफिनेशन है द ब्रांच। हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of fluids. Properties of fluids. The branch of physics which deals with the properties of fluid at rest is called as hydrodynamics. मतलब यहाँ पे जितने भी हम इस पॉइंट्स देखने वाले हैं, टॉपिक्स देखने वाले हैं, फ्लूइड हम कैसे फ्लूइड रहने वाले टेस्ट में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स एक सेपरेट ब्रांच है फिजिक्स की, जहाँ पे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, लेकिन फ्लूइड कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन हमें देखना है प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में देखे थे, फॉर्मूला हमने देखा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, द नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid at rest per unit surface area of contact is called pressure.
ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट। यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे? फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है एट रेस्ट। लेकिन वो फ्लूइड कैसा है? रेस्ट पे है, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब देखो यहाँ पे कोई भी फ्लूइड कंसीडर करेंगे हम, सपोज करो यहाँ पे कंटेनर है या वेसल है, वो वेसल में क्या कर लिए? यहाँ पे हमने एक फ्लूइड लिया। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, सपोज करो फ्लूइड का एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए, तो ये मॉलिक्यूल क्या करने वाला है यहाँ पे? ये जो हमारे पास हमने कंटेनर कंसीडर किया हुआ है सॉलिड सरफेस, उसके ऊपर क्या करेगा वो? फोर्स लगाएगा। लेकिन वो फोर्स कैसी रहने वाली है? नॉर्मल फोर्स, ठीक है? नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया। ये यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर, ये यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो हमारे पास फ्लूइड फोर्स लगाने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे जो हम फोर्स कंसिडर करने वाले हैं, हमेशा वो फोर्स कैसी रहेंगी? नॉर्मल रहेंगी, ठीक है? अब सपोज करो यहाँ पे हम ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मुझे ये बोलो यहाँ पे ये प्रेशर ज्यादा मैक्सिमम रहने वाला है क्या? नहीं। अगर ये डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर, दोनों में से प्रेशर कौन से इस पे मैक्सिमम रहेगा? ये मतलब ये है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर जब हम नॉर्मल फोर्स लगाएँगे, वहाँ पे प्रेशर कैसा मिलेगा हमें? मैक्सिमम मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो फोर्स हमने लगाए, ये फोर्स को क्या कर दिया हम, 2 कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करेंगे। 2 कंपोनेंट कौन से? एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा रहेगा यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट। ये रहेगा हमारे पास एंगल थीटा। हॉरिज़ॉन्टल देखो ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एफ कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि हमेशा मैक्सिमम फोर्स हमें देखना है, तो कौन-सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे हम? नॉर्मल, ठीक है? तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फॉर्मूला मिला हमें फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर और फोर्स दोनों में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेंगी वहाँ पे, उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। प्रेशर और एरिया में क्या है? दोनों भी एक-दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है? कि जितना एरिया कम रहेगा, मतलब जितने कम एरिया के ऊपर फोर्स लगाएँगे हम, उतना ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, ये तो किचन में जो नाइफ़ है जिससे हम जो है तो सब्ज़ी वग़ैरह कट करते हैं, तो उसका जो एज है ना? एज को क्या करते हैं हम? एकदम तेज़ बनाते हैं। तेज़ बनाते हैं मतलब क्या है? कि उसका एरिया हम डिक्रीज़ करते हैं। वो एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से जैसे हम उसके ऊपर सब्ज़ी के ऊपर मारते हैं उसको, नाइफ़ को या चाकू को, तो क्या करता है वो ईज़िली जो है तो सब्ज़ी को कट कर लेता है। लेकिन वहाँ पे अगर मुझे ये बोलो, जो नाइफ़ है उसका जो एज है, वो अगर हमने तेज़ करने के बजाय उसका एरिया अगर ज़्यादा रहेगा, तो ईज़िली कट करेगा क्या? नहीं कट करेगा। इसका मतलब वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको कट करने के लिए, ठीक है? कम प्रेशर ईज़िली कट होने के लिए क्या करते हैं हम? एरिया को कम कर लेते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बोलो दीवार में जो है तो आपको कील ठोकना है। दीवार में क्या करना है आपको? एक कील ठोकना है या ऐसा कील रहता है, ठीक है? दीवार में आपको कील ठोकना है, तो इसका ये जो एज रहता है उसको हम नोकीला बनाते हैं, उसका एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है? जब उसको हम दीवार में उसको जो है तो हैमर से उसको मारते हैं हम, तो ईज़िली क्या करता है वो दीवार के अंदर चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसके एरिया को कम नहीं करेंगे, ठीक है? एरिया को अगर हमने कम नहीं किए, तो क्या होगा? उसके ऊपर हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और ईज़िली नहीं जाएगा दीवार के अंदर, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जितना एरिया हमारा कम रहेगा, उतना ही प्रेशर हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो दोनों में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर ये कौन-सी क्वांटिटी है? प्रेशर कौन-सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? प्रेशर है स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की यूनिट क्या रहती है? देखो प्रेशर को आमतौर पे हम इसके बहुत सारी यूनिट है। इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या और कौन-सी यूनिट है इसकी? पास्कल, ठीक है? लेकिन ये यूनिट कौन-सी है? एसआई यूनिट है। प्रेशर और कहीं में मेजर करते हैं, हम बार में भी मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 बार इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको मेजर करते हैं हम हेक्टा पास्कल में। अगर ये 1
हेक्टा पास्कल ऐसा लिखिए, उसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो लिखते हैं हम एच पास्कल, हेक्टा पास्कल इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है ये? 100 पास्कल के बराबर रहता है। 1 हेक्टापास्कल किसके बराबर रहेगा? 100 देखो इसके यूनिट कौन से न्यूटन पर मीटर में मेज़र करते हैं इसको, पास्कल में भी मेज़र करते हैं या बार में भी मेज़र करते हैं। 1 बार किसके बराबर रहता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये और क्या में मेज़र करते हैं हम इसको? हेक्टापास्कल में मेज़र करते हैं। 1 हेक्टापास्कल किसके बराबर रहता है? 100 पास्कल के बराबर रहता है। इसकी डायमेंशन क्या है? अगर हम इसके डायमेंशंस देखेंगे, ऑलरेडी हमने 11th क्लास में इसके डायमेंशंस मालूम किए थे। डायमेंशंस क्या है इसके? L-1, M-1, T-2 ये है प्रेशर के डायमेंशन। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है तो आ सकता है प्रेशर प्रेशर की डेफिनिशन, प्रेशर की यूनिट, डायमेंशन एग्ज़ाम में आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़िए, याद रखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या किए, एक कंटेनर या वेसल कंसीडर किया हुआ है और इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिए, ठीक है? लिक्विड फिल कर दिए और लिक्विड बोले तो क्या लिया हमने, सपोज़ करो वाटर ले लिया। अब हमने ये जो वाटर लिया हुआ है लिक्विड, उसकी कुछ ना कुछ क्या रहेंगी, डेंसिटी रहेंगी और डेंसिटी को डिनोट करेंगे हम रो से। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किए, एक लिक्विड कॉलम कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? वो लिक्विड कॉलम की एच रिप्रेजेंट करेगा हाइट और ए रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? क्या कंसीडर किए यहाँ पे हमने, एक पॉइंट कंसीडर किए, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम कुछ ना कुछ ये पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, वेट फ़ोर्स लगाएगा। उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, लिक्विड कॉलम का वेट रहेगा और वो वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होने वाली है, फ़ोर्स एक्ट होंगी, ठीक है? क्या एक्ट होने वाली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ़ोर्स एक्ट होंगी। वो फ़ोर्स को डिनोट करेंगे हम एफ से। फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला हमें मालूम है, फ़ोर्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास, फ़ोर्स इज़ इक्वल टू रहता है हमारे पास एम मल्टीप्लाइड बाय जी। एम यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करेगा मास और स्मॉल जी रिप्रेज़ेंट करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहाँ पे हमने बोले ये वेट की वजह से कुछ ना कुछ पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है, ठीक है? तो प्रेशर का फ़ॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, प्रेशर इज़ इक्वल टू रहता है हमारे पास नॉर्मल फ़ोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला क्या है हमारे पास mg, तो वैल्यू रखेंगे फ़ोर्स इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास mg डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मास। मास का फ़ॉर्मूला हमें मालूम है, मास ऑफ लिक्विड कितना है यहाँ पे, मास का फ़ॉर्मूला m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ लिक्विड। मास इज़ इक्वल टू क्या रहता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। रो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कैपिटल वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये जो हमने लिक्विड कॉलम कंसीडर किया है, इमेजिन किया हुआ है, उसका यहाँ पे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? वॉल्यूम का भी फॉर्मूला हमें मालूम है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट के बराबर। देखो मास का फॉर्मूला हमें मालूम है, मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, 11th क्लास में हमने देखा हुआ है। वॉल्यूम भी मालूम है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट के बराबर। तो मास इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, मास मिल जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है? तो यही वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, तो प्रेशर इज़ इक्वल टू मिलेगा हमें, मास के जगह पे आ जाएगा रो ए एच मल्टीप्लाइड बाय जी एज़ इट इज़ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस कैपिटल ए। तो ये इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखो, ये एरिया क्या हो जाएगा, कैंसल। तो प्रेशर P इज़ इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा हमें, P इज़ इक्वल टू मिल जाएगा रो एच जी। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम एच रो जी, मतलब ये है कि प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पी इज इक्वल टू कितना मिला हमें, एच रो जी। पी रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर, एच रिप्रेजेंट करेगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो रो डिनोट करेगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड्स, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम देखो फॉर्मूले में किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले डिपेंड करेगा हाइट, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। और कहीं पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे, रो रो बोले तो क्या रहता है हमारा, डेंसिटी, तो लिखेंगे हम डेंसिटी लिक्विड।
और थर्ड कहीं पे डिपेंड करेगा वो जी के ऊपर, मतलब जी बोले तो क्या रहता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक रहेगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और थर्ड रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अगले वीडियो में।